वेलकम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने दो लॉ दिए थे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम फैराडे की बात करें तो इनका जो पूरा नाम था वो था माइकल फैराडे। ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है। मतलब कहाँ पैदा हुए थे? ये लंदन में। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि फैराडे लॉ हम यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो सर्किट में कैसे इंटरेक्ट करता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसके नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फैराडे लॉ पढ़ते हैं। तो फैराडे ने दो लॉ दिए थे, तो जिसमें से पहला लॉ ये है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, मैं आपको समझा देता हूँ और आप लोग भी नोट कर लेना इसमें। तो ये कह रहा है इफ़ अ फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब एक फ्लक्स जो है लिंक हो रहा है किसके साथ? कॉइल के साथ, जो वेरी कर रहा है, मतलब फ्लक्स आपका वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन से। देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन इट्स टर्मिनल। तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब आपका कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ, ये क्या है, ये मैं ले लिया ट्रांसफार्मर की कोर है एक, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई आपके साथ पास, ये प्राइमरी हो गई, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई। तो इसमें क्या है, ये फ्लक्स ही तो जब वेरी करता है। तो आपका ना तो इसमें कोर मूव कर रहा है ना कॉइल मूव कर रहा है, सिर्फ फ्लक्स मूव वेरी कर रहा है, ठीक है ना। ये एसी साइकिल देंगे एसी सप्लाई पे, तभी ये वेरी करेगा। तो ये तो हुई फर्स्ट लॉ की बात। तो इस केस में जब फ्लक्स वेरी करेगा, हमारा कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब जो ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये बोलता है कि व्हेन अ कंडक्टर cuts the magnetic lines of force, then an EMF is induced in the conductor। ये कंडक्टर को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अ कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स। मतलब आपका जो फील्ड है वो स्टेशनरी है, ठीक है। स्टेशनरी भी कह सकते हैं या रोटेटिंग कह सकते हैं, बट आपका कंडक्टर कट कर रहा है उसको। तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो लाइक जनरेटर। तो ये तो हमने इसके दो पॉइंट डिस्कस कर लिए। ये सिर्फ अभी फर्स्ट लॉ ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको इस सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा और ब्रीफ में बताने के लिए आप लोग इसको नोट कर लेना। अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि एक हमने मैग्नेट ले लिया है, मान लीजिए ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैग्नेट का नेचर तो पता ही है, नॉर्थ पोल से क्या होता है, ये फील्ड लाइंस इसकी निकलती हैं, ठीक है ना। और साउथ पोल में क्या करती हैं, ये एंटर करती हैं। मतलब इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये आएगी। तो इसमें क्या किया है, ये जो फील्ड है इसकी बात करें हम, ये क्या है, ये फील्ड ही तो है, फ्लक्स। इसमें क्या किया हमने, एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने कंडक्टर को प्लेस कर दिया, ये फ्लक्स है, दैट इज इसको फाइज मान लेते हैं। एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया तो हमारे पास जो ये फ्लक्स तो इसमें बहुत सारा है, लेकिन एक्चुअल में ये दिखाया दो साइड से गया है। लेकिन एक आप एक कंडक्टर जब इसमें प्लेस करेंगे तो कुछ फ्लक्स जो है इससे लिंक होगा, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। मतलब फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू एन फाई। फाई मतलब तो ये फ्लक्स हो गया,
एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो फिलहाल तो हमने यहाँ एक ही कंडक्टर रखा है, लैम्डा को आप लिख लेना यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज या फिर टोटल फ्लक्स लिंकेज। तो ये तो सिर्फ एक कंडक्टर हमने इसमें रख दिया है, इससे कि जो फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। और अगर हम जैसे ये तो हमने मैग्नेट की बात कर ली कि ये फील्ड है इसका, और ये हमने इसमें एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। लेकिन अगर ऐसे ही अगर हम बात करें सिर्फ एक सिंपल कॉइल की, हम सिंपल सी कॉइल ले लेते हैं, ये हमने कॉइल ले ली है। तो इसमें एक आई करंट फ्लो होगा, तो जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब मान लीजिए एक टर्न्स का जो फ्लक्स है वो फाई है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने एन दे दिए हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन दे दिए हैं तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा एन फाई। ये इसका टोटल फ्लक्स हो गया। तो ये तो मैंने इसको बेसिक बता दिया इसका, लेकिन सेकंड वाला जो लॉ है उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक्चुअल में ये जो मैंने आप लोगों को कंडक्टर बना के दिखाया है ये सेकंड वाले लॉ में आता है। तो सेकंड वाला लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ तो पूरा हमने डिस्कस कर लिया है, ये है जैसे कि जो इसका सेकंड लॉ है वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the time rate of change of flux। मतलब एक जो हमने जो 2 पॉइंट पीछे डिस्कस किए थे वो तो फर्स्ट लॉ था, ये सेकंड लॉ है। ये बोलता है कि जो ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। मतलब कि ये हमारी एक कॉइल है, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने एन बोल दिए, करंट आई फ्लो अगर इसमें हुआ तो एक नंबर ऑफ जो एक टन का फ्लक्स है वो है फाइव। तो जो इसमें टोटल फ्लक्स होगा फ्लक्स लिंकेज वो कितना होगा एन फाइव। एक हमारे पास फॉर्मूला आता है बी इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। इसका मतलब ये हो गया जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो एक्चुअल में है क्या, वो वोल्टेज ही तो है। तो अगर हम ये जो है इसको जाई से डिनोट कर देते हैं इसमें, क्योंकि सब जगह एक सही रहेगा तभी ये ठीक है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पिछली बार मैंने वो लैम्डा लिख दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जाई है, ठीक है ना, ये मतलब वही है जाई या फिर लैम्डा, इन दोनों को है वही टोटल फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज का ये मतलब है कि जो फ्लक्स हमारा लिंक हो रहा है कंडक्टर से वो टोटल फ्लक्स लिंकेज है। बाकी तो फ्लक्स जो है लीकेज भी हो जाता है, एयर में चला गया तो वो वेस्ट हो गया, लेकिन जो कंडक्टर से हमारा लिंक हो गया वो लिंकेज फ्लक्स। तो ये हमारा वोल्टेज का ये फॉर्मूला है डी आई बाई डी टी, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं v इक्वल टू डी एन फाइव बाई डी टी, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो कांस्टेंट है इसमें, तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो ये v इक्वल टू हो जाएगा एन डी फाइव बाई डी टी। तो अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कांस्टेंट है, ठीक है, मान लिया, तो ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव, एक्चुअल में माइनस भी आता है, लेकिन माइनस जो आता है वो किसकी वजह से आता है, लेंज लॉ की वजह से आता है। लेंज लॉ की वजह से माइनस आता है, मतलब जो माइनस साइन है वो शो करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, ये जो फ्लक्स है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है इसका अपोज करेगा, इसकी वजह से माइनस साइन आता है। तो ये जो है देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाइव बाई डी टी, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये ना टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो वोल्टेज क्या है इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो ये फ्लक्स है फाई, अगर हमने करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो ये फ्लक्स भी बढ़ जाएगा,
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब जो टोटल नंबर ऑफ ये है जाई है एन फाई, अगर ये फ्लक्स बढ़ गया तो ये जाई भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 वेबर है, और अगर हमने करंट की वैल्यू बढ़ा दी तो फिर इसकी वैल्यू 4 वेबर होगी, तो ये भी बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। मतलब करंट अगर बढ़ेगा तो ये फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, और अगर ये फ्लक्स बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स लिंकेज जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब ये आप इसको ध्यान से समझना, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो ये फ्लक्स बढ़ जाएगा, अगर ये फ्लक्स बढ़ जाएगा तो ये टोटल फ्लक्स लिंकेज भी बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फ्लक्स लिंकेज है वो इनडायरेक्टली इस पे ही डिपेंड कर रहा है, करंट पे। मतलब अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दी हमने तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा। तो अगर हम एक कांस्टेंट यहाँ से हटा लेते हैं, इसको इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट आता आई, दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। एल इज इंडक्टेंस, इसकी यूनिट होती है हेनरी, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, जाई इक्वल टू एल आई। मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, और अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट कर देना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा अगर मैं कर सकता हूँ इससे ज़्यादा एक्सप्लेन। तो बी इक्वल टू डी जाई बाई डी टी, यानी कि जाई की वैल्यू हमारे पास क्या अभी हमने पीछे निकाली थी, एल आई। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, प्लस दूसरी बार में एल का करेंगे, हमने आई कर दिया, आई डी एल बाई टी टी। जो एल है इंडक्टेंस वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। मतलब ये आ गया हमारे पास, जो हमारी कॉइल है उसमें जो वोल्टेज होगा ये हमारा उसका फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो अच्छा, जो एक फार्मूला और यहाँ से आ सकता है निकल के, उसकी बात करें, जो मैंने अभी बताया था, जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसको हटाएंगे हम तो जाई इक्वल टू एल आई, ठीक है, ये एल आई आ जाएगा। और हमारे पास जो जाई था, जाई इक्वल टू एन फाई, अगर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एल आई इक्वल टू एन फाई, मतलब एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। आई होप कि दिख रहा हो आपको, ठीक है। इसके यूनिट क्या है इसकी, हेनरी। तो ये तो हमने पूरा का पूरा इसका केस डिस्कस कर लिया, हमने पूरा फैराडे लॉ डिस्कस कर लिया है इसमें। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो और कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सबसे पहले न्यूमेरिकल बेस से हम बात करें तो जो बात करते हैं वन फैराडे, 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96485.3329 कूलम। ये फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करते हैं, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस समय जो बताने जा रहा था, हाँ, फ्लक्स कंडक्टर, अगर हमारा फ्लक्स टाइम इनवेरिंग है, टाइम इनवेरिंग है, और टाइम इनवेरिंग मतलब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना आप लोग। हमारा फ्लक्स टाइम इनवेरिंग है, मतलब इसको मैं बोल देता हूँ स्टेशनरी।
ठीक है। ये दोनों अलग हैं, स्टेशनरी और ये टाइम इन वेरिंग वाला मैं भी बताऊंगा कैसे। कंडक्टर रोटेटिंग। अच्छा, फ्लक्स टाइम इन वेरिंग है, इसका मतलब फ्लक्स टाइम इन वेरिंग कहाँ था, डीसी के केस में ही आता, क्योंकि उसमें तो चेंज होगा नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लक्स टाइम इन वेरिंग है और हमारा कंडक्टर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस समय जो हमारी मशीन होगी या फिर ये जो केस होगा वो कौन सा वाला केस होगा, तो इसका मतलब होगा ये होगा डीसी मशीन का केस होगा। ठीक है, डीसी मशीन का केस होगा, मतलब जो कंडक्टर है हमारा, रोटर है, वो रोटेट कर रहा है और जो हमने फील्ड दिया है उसको सप्लाई दी है, तो वो क्या है, हमने जो सप्लाई दी है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो टाइम इन वेरिंग है और वो स्टेशनरी है प्लस। ठीक है, ये किसका केस हो गया हमारे पास, ये डीसी मशीन का केस हो गया। अब हम इसी में ही सेकंड, इसको नोट कर लेना, मैं इसी में ही चेंज करता रहूँगा। सेकंड हमारा केस आता है, फ्लक्स हमारा टाइम इन वेरिंग है बट क्या है, रोटेटिंग है। मतलब फ्लक्स टाइम इन वेरिंग है पर रोटेटिंग है, टाइम इन वेरिंग तो है मतलब कांस्टेंट है पर रोटेट कर रहा है। और हमारा जो कंडक्टर है, बट कंडक्टर क्या है हमारा, कंडक्टर स्टेशनरी है। उस पर नंबर डाल लेना, ये सेकंड केस है, वो फर्स्ट वाला केस था। कंडक्टर स्टेशनरी है मतलब टाइम इन वेरिंग, मतलब एक तो डीसी फील्ड, मतलब आपने डीसी फील्ड दिया, प्लस दूसरी बात उसको करा दिया रोटेट, मतलब आपने सप्लाई दी, मान लीजिए रोटर पर आपने सप्लाई दी, डीसी सप्लाई तो कांस्टेंट ही रहेगी लेकिन उसको आपने रोटेट करा दिया, ठीक है ना, तो वो रोटेट हो गया। लेकिन जो कंडक्टर है, कंडक्टर स्टेटर पे है, तो वो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर तो कांस्टेंट है ना, कंडक्टर रोटर स्टेटर से कंडक्टर तो नहीं जा सकता, कंडक्टर तो मूव नहीं कर सकता। तो ये कौन सा केस होगा, ये जो केस होगा ये होगा हमारे पास सिंक्रोनस मशीन का केस होगा। ये हमारे पास सिंक्रोनस मशीन का केस होगा। और कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होगा इन दोनों के केस में, डायनामिकली। जो हमारे पास स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो ट्रांसफार्मर के केस में इंड्यूस होता है। तो ये दूसरा केस आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। मैं इस वाले में अगर आपको कोई डाउट हो तो बता देता हूँ। सिंक्रोनस मशीन पे क्या करते हैं, जो हमारा रोटर है उसको हम डीसी देते हैं, लेकिन रोटर तो रोटेट करता है लेकिन डीसी कांस्टेंट रहती है। तो जो फ्लक्स आएगा, हमारा जो फील्ड है वो टाइम इन वेरिंग होगा बट रोटेट कर रहा है। और जो हमारा कंडक्टर है जो स्टेटर पे है वो स्टेशनरी है। तो कौन सी मशीन का केस आ गया, सिंक्रोनस मशीन का केस आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस की बात करते हैं, तो जो हमारा फ्लक्स है टाइम, इस बार हमारा फ्लक्स क्या है, टाइम वेरिंग है। ठीक है, मतलब फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब पर है क्या, स्टेशनरी। और हमारा कंडक्टर कैसा है, स्टेशनरी में बताता हूँ। फ्लक्स टाइम वेरिंग का मतलब ये हो गया कि जो हम एसी सप्लाई देते हैं, जो तो वो उस पर जो फ्लक्स आता है वो क्या होगा, वो टाइम वेरिंग होगा। ठीक है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो ये वाला जो केस, और सेकंड केस क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर क्या है हमारा, कंडक्टर स्टेशनरी है, मतलब कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है। और जो हमारा फील्ड है वो टाइम वेरिंग है बट वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब हम जिस बोलते हैं, हम अगर दूसरी बोलना चाहें तो मतलब हमने जिस डिवाइस को ही दिया हुआ है फ्लक्स, मान लीजिए ये जो केस है, ये मैं बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। तो आपने जो फ्लक्स दिया वो तो वेरी करेगा, फ्लक्स तो ये वेरी कर रहा है, लेकिन जो इसका कंडक्टर है, जो इसकी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल वो भी फिक्स है, सेकेंडरी कॉइल है वो भी फिक्स है, मतलब कंडक्टर भी फिक्स है इसका। ठीक है, कंडक्टर तो फिक्स है। तो ये वाला जो केस आया वो कौन सा केस आया, ये केस जो आया ये आया ट्रांसफार्मर का केस। ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का केस आ गया। और इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ले देना स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ईएमएफ की फुल फॉर्म
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मत लिख देना, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, इसमें कि आई होप कि अभी तक कोई डाउट नहीं रहा हो। एक पॉइंट और है, बता देता हूँ मैं, आपके शायद काम ही आ जाएगा। इंडक्शन मशीन, मशीन को शॉर्ट में ऐसे ही लिख देते हैं, मशीन इज नथिंग बट रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंडक्शन मशीन है, मतलब रोटेटिंग ट्रांसफार्मर को हम कह सकते हैं कि ये एक इंडक्शन मशीन है। अब वो कैसे है और क्यों बोलते हैं ये सब, तो वो तो हम मशीन के पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये एक पॉइंट है जो आप लोगों के काम आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है फैराडे के लॉ में, और थोड़ी वीडियो भी बड़ी हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।